दोस्तों, हमें पता है हिस्ट्री पढ़ने में जितना मज़ा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। हिस्ट्री बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बहुत सारे डेटास, बहुत सारे राजाओं की कहानी इससे रिलेटेड होती है। पढ़ने में मज़ा तो आता है, बट क्या क्वेश्चन करना भी इतना आसान है? नमस्कार दोस्तों, द ऑफिसर्स पॉइंट के यूपीपीसीएस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2026 से रिलेटेड हिस्ट्री के स्ट्रैटेजी को जानेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में अपने मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और अगर तैयारी करनी है तो अभी से क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री के पेपर्स की क्वेश्चन किस तरह से आ रही हैं, क्वेश्चंस का वेटेज क्या है। हमें पता है कि हिस्ट्री एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल, इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी कुछ क्वेश्चन आता है। ये 4 पार्ट में हिस्ट्री बटा हुआ है। जब हमें ये पढ़ना है तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले, क्योंकि हिस्ट्री 4 पार्ट्स में बटी हुई है, सिलेबस भी इसका इतना ही बड़ा है। अगर हम देखें तो जब से कल्चर का शुरुआत हुआ है, जब से पहली बार ह्यूमंस ने कल्चर को समझा है, पैलियोलिथिक से लेके 1947 तक, जब तक भारत की आज़ादी मिली, सब सारे हिस्ट्री में आती है। बट हिस्ट्री को डिवाइड हमने एंशिएंट में किया है, मॉडर्न में किया है और मेडिवल में किया है। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मेसोपोटामिया का कल्चर हो गया, या फिर ग्रीक कल्चर हो गया, या फिर रोमन कल्चर हो। क्या सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी है? क्या एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्वेश्चन सही करने के लिए सारा फैक्ट्स जानना चाहिए? आपको पता है कि इतने सारे डायनेस्टीज हैं, इतने सारे राजाएं हैं, इनके बहुत सारे अचीवमेंट हैं, उनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। क्या सारा पढ़ना जरूरी है? तो दोस्तों, इस पे क्लैरिटी लाते हैं और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जो 2020 से लेकर 2025 तक हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं। 2019 में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे। 2020 में क्वेश्चन घट के 18 हो गया। 21 में भी 18 क्वेश्चन था। 22 में 17 था। फिर 23 में थोड़ा सा बढ़ के 18 हो गया। 24 में 18 था और 25 में 18 क्वेश्चन। अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका 36 से 40 नंबर का आ रहा है, और 22 से 25% इफेक्टिवली हिस्ट्री का यूपी स्पेसिफिक अगर ऐड कर दें तो यूपी स्पेसिफिकली 22 से 25% पेपर के अंदर 1/6 जो है क्वेश्चन का वेटेज हिस्ट्री का रह रहा है। 18 क्वेश्चन, 18, 19, 20, 22 तक क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी यूपीपीएसएस ने, कमीशन ने 18 से लेके 20-22 तक क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि किस राजा ने क्या किया है, किसने क्या किया है, किस पे ये करना है। तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं, तो हम लोग को सबसे पहले कौन से फैक्ट्स याद रखने हैं उस पर बात करेंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस प्रिपरेशन में, जैसे मैंने बताया था, एंशंट है, मॉडर्न है, मेडाइवल हिस्ट्री है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे अधिक डोमिनेट करता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे अधिक डोमिनेट करता है। इसमें अगर आप देखोगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आता है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो 1857 से लेके, खासकर 1857 से लेके 1947 तक के इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 90 साल में जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, 90 साल में जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। क्या बदलाव आया है, ब्रिटिशर्स ने क्या चेंज किया है, हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। कांग्रेस में भी 2 पार्ट्स थे, जैसे मॉडरेट्स हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए। ये पार्ट्स को हमको समझना है। फिर गांधी जी का अराइवल हुआ, गांधी जी के अराइवल के कारण क्या हमारे फ्रीडम मूवमेंट का स्ट्रैटेजी रहा, कैसे बदला, ये सारा पार्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपको समझना है। 3 से 5 क्वेश्चन है, और मौर्यास हो गए, गुप्तास हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। ये क्वेश्चन, ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा, ये इन 3 पार्ट से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है एंशियंट में। ये मौर्यास और गुप्तास जो मेजर किंगडम थे, इससे रिलेटेड है। इसके अलावा जैसे कनिष्क के टाइम,
कुषाण जो है, कुषाण डायनेस्टी है, उसका भी पार्ट इसमें डोमिनेट करता है। हालांकि छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं, जैसे सुंग डायनेस्टी हो गई, कानवा हो गई, या फिर हरियंका डायनेस्टी हो गई, इन सब के बारे में भी कुछ कुछ जानते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो हम इसको और डिटेल में भी देखेंगे दोस्तों कि इनमें से और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, अगेन आपको पता है कि मुगल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, सूर डायनेस्टी हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें डोमिनेट करता है। यूपी स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर से भी 4 से 7 क्वेश्चन डोमिनेट करता है। जैसे मैं 2025 में ही क्वेश्चन पूछा था कि इंडस वैली से रिलेटेड यूपी में कौन से साइट्स हैं, ये इसका क्वेश्चन आया। तो यूपी रिलेटेड भी आर्ट जो हिस्ट्री है वो भी क्वेश्चन डोमिनेट करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस पार्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया कि 1885 जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है तब से 1947 तक का पार्ट ज़्यादा आता है। इसके अलावा जैसे गवर्नर जनरल्स हो गया, 1857 के जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो मॉडर्न से ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। मेडाइवल से मुगल और दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसको पूछते हैं। इसके अलावा एंशिएंट में बुद्धिज्म जैनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 5 से 7 क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिक से आता है। इसके अलावा अगर मीडियम में अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट में हमको किसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यूपी में इंडस वैली के कौन से साइट्स हैं, या फिर मेजर जो इंडस वैली साइट्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं। जैसे लोथल शिपयार्ड के लिए जाना जाता है, कहाँ पे वुडन प्लाव मिला है, कहाँ पे खेत मिले हैं, पहला राइस का कल्टीवेशन कहाँ हुआ, या फिर कॉपर कहाँ से लिया जाता था, ये सब के बारे में पूछते हैं। वैदिक पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी कभी कभी पूछ लेते हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स, उससे भी क्वेश्चन होता है। फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे मेगास्थनीस से लेके इब्न बतूता तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में जितने आए हैं, जैसे बुद्धिज्म या जैनिज्म, या फिर मेजर जैसे ट्रैवलर्स थे, फाइयान हुए या फिर ह्यूएनसांग हुए, इनका क्या पार्ट था, क्या कंट्रीब्यूशन था, इन किसने क्या बुक्स लिखी है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से राजा के साथ कौन आया है, किसके साथ कौन नहीं आया है, ये सारी चीज़ें हमें समझना है। और सबसे आखिरी में डायनेस्टीज वाले देंगे, जैसे पालास हो गया, प्रतिहारस हो गया, स्टोन एज प्री हिस्ट्री, जैसे मैंने बोला था पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, न्यूलिथिक कल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। तो रेयर क्वेश्चन होता है, हालांकि हालांकि पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है। जैसे विम्बेटका का क्वेश्चन अब अक्सर देखने को मिल जाता है कि विम्बेटका में पहली बार स्टडी किसने किया था। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ओवर इन्वेस्टमेंट करना ये रहता है। इसमें अगर आप PYQs करके जाते हो तो आपका काम हो जाता है। स्टडी इंटीग्रेशन, आपको बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स से इसको पढ़ना है और इसको बार बार रिविजन करना है। जितनी बार रिविजन करोगे उतना ज़्यादा इसमें आपको ये मिलेगा, आपको मार्क्स आपका मैक्सिमाइज होगा। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने बताया था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वही कि नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस से रिलेटेड जो चीज़ है, जैसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस हैं वो आपको याद रखना है कि कौन से सेशन में क्या हुआ। जैसे 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। जैसे 1916 लखनऊ, जो कि यूपी स्पेसिफिक भी हो गया थोड़ा सा, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने साथ में अपना सेशन किया और इंडिया की आज़ादी का आह्वान किया। उसी तरीके से 1929 में पूर्ण स्वराज का घोषणा हुआ। 1931 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन याद रखोगे। इसके अलावा जैसे जो स्पेसिफिक फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है उसको पढ़ोगे। इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं वो पढ़ते हैं हम। इसके अलावा सोशल, रिलीजियस और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जैसे HSRA हो गया, इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जैसे यूपी स्पेसिफिक किसान सभा हो गया, या फिर पासी, मदारी पासी का मूवमेंट होगा, एका मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, उसको पढ़ के रखेंगे तो यूपी स्पेसिफिक पढ़ोगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, ब्रह्मो समाज आपको पता है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, आर्य समाज आपको पता है दयानंद सरस्वती से लिमिटेड है, अलीगढ़ मूवमेंट से आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड है। इसी तरीके से HSRA मैंने आपको बताया, काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी यूपी से रिलेटेड है, चितागोंग आर्मी रेड, ये सारे रेवोल्यूशनरी भी आपको पढ़ोगे। खासकर ये 2-3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, HSRA, काकोरी और चितागोंग आर्मी रेड, रेवोल्यूशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो एडमिनिस्ट्रेटर और एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेजर गवर्नर जनरल है उसको पढ़ना है आपको, कर्जन से लेके डलहौजी,
डलहौजी हो गया, हेस्टिंग्स हो गया, माउंटबेटन हो गया। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट जो-जो हैं जैसे इरविन है, इरविन ने क्या किया था, तो मेजर जो जितने इम्पोर्टेंट ये वाइसरॉयज़ और उनके जो इम्पोर्टेंट इनके टेन्योर में जो काम हुआ उसके बारे में याद रखना है आपको। इम्पोर्टेंट जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 7073 से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बीच में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और खासकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये सारे ये 4-5 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1909 में जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरीके से 1919 का डायरकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आपको याद रखने की चीज़ है। 1892 में जैसे रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस का पावर कब से आया, 1858 में क्या हुआ, तो इंपॉर्टेंट जितने स्पेसिफिक हैं वो सारे याद रखोगे। यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रानी लक्ष्मीबाई का हो गया, नाना साहब का हो गया, बेगम हजरत महल का हो गया, और इन लोगों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद करके हम रखते हैं। दूसरा अगर हम एंशंट के बारे में बात करें तो बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, राजगीर में हुआ है, वैशाली में हुआ है, पाटलिपुत्रा में हुआ है, कश्मीर में हुआ है। किसके टेन्योर में हुआ था, कौन किसने प्रेसिडेंसी किया था और क्या-क्या डिसीजन लिया गया था वो पढ़ना है। उसी तरह जैन काउंसिल्स भी इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्रा वल्लभी में हुआ है, कैसे 2 पार्ट में बँट गए थे, स्थूलबाहु और वज्रबाहु के पार्ट में जैनिज़्म डिवाइड हो गए हैं। अशोकन एडिक्ट्स जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं मेजर जैसे कि भब्रू इंस्क्रिप्शन हो गया या फिर मस्की इंस्क्रिप्शन हो गया या फिर नेटूर हो गया, ये सब आप पढ़ के रखोगे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे क्या-क्या हुआ, जैसे इल्तुतमिश ने क्या किया है, बलबन ने क्या किया है, जैसे एक क्वेश्चन चहलगनी किसने खत्म किया है। इसी तरीके से नौरोज फेस्टिवल किसके टाइम पे शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। ये सब पीवाईक्यू से भी हो जाएगा। खालजी ने कैसे मार्केट रिफॉर्म्स किया था, शाहनाई मंडी ये टर्म इन्होंने इंस्टार किया था, खिलजी ने स्टार्ट किया था मार्केट पे ध्यान रखने के लिए। इसी तरीके से एडमिन टर्म हो गया, इक्ता हो गया, खलीशा हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन सिविलाइजेशन में जैसे मैंने बताया था शुरू में ही, इंडस वैली से इंपॉर्टेंट जितने भी साइट्स हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, ढोलावीरा हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक कल्चर क्या है, लेटर वैदिक में कंपैरिजन भी आप पढ़ के रखते हो। 6 ग्रेट मुगल्स और उसके इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं उसको याद रखना है, जैसे में मनसबदारी सिस्टम हो गया, लैंड रेवेन्यू, दहसाला और जब्त हो गया। विजयनगर के बारे में याद रखे रखोगे, कृष्ण देवराया हो गया, बैटल ऑफ तालीकोटा, इससे रिलेटेड। इसके अलावा जैसे चेरा चोला चेरा और पांड्या, इनसे रिलेटेड है संगम लिटरेचर, इसको भी आप पढ़ के रखोगे। संगम लिटरेचर इसको भी पढ़ के रखते हैं। अब देखो क्योंकि हमने सिलेबस को देखा है कि सिलेबस की कौन सी एरिया इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, तो हमें दूसरा चीज़ समझना है क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी हिस्ट्री के 18-20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखता है आपको, कि 4 फैक्ट्स दिए रहेंगे, चारों में से चेक करना है कि क्या होता है, कैसे होता है। ये आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं सही है। तो ये आपको चेक करता है आपका नेचर चेक करता है एग्जामिनेशन कि आपका क्लैरिटी कितना है, आपको सारे फैक्ट्स आपने पढ़े कि नहीं। इसके लिए भी जैसे पीवाईक्यू आपका बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा पीवाईक्यू के अलावा आप स्टैंडर्ड बुक जो एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक या फैक्ट से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ रखा है, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया या फिर बाकी चीज़ें जो छोटे मोटे फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बुक्स आपका बहुत बहुत हैंडी आता है। प्योर फैक्ट और स्टैंड अलोन के लिए इसमें जैसे सिर्फ पीसीएस के ही पीवाईक्यू नहीं, इसके अलावा जैसे यूपीपीसीएस बाकी एग्जाम कराती है, उसके भी पीवाईक्यूज इस फैक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें फैक्ट्स पूछ लेते हैं एक बार, हो सकता है कि दूसरे एग्जाम में भी रिपीट हो। तो इसके लिए हम सिर्फ जो सबऑर्डिनेट जो अपर सिविल सर्विस जिसको हम बोलते हैं, उसके नहीं, बाकी एग्जाम जैसे आरओ एआरओ हो गए, इसके अलावा जैसे जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, बीई हो गया, इसमें जो फैक्ट्स पीवाईक्यूज जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है दोस्तों, तो इसको पढ़ के रखना है। दूसरा हो गया मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें खासकर बुक्स ऑथर्स का नाम पूछ लेते हैं, स्क्रिप्शन किंग्स का नाम पूछते हैं, सेशन प्रेसिडेंट से मैच द फॉलोइंग करने के लिए पूछते हैं, फॉरेन ट्रैवलर और उसके पैटर्न्स कौन थे, जैसे ह्यूएन सांग किसके टाइम पर आया है, या फिर फाइयान किसके टाइम पे आया है, या फिर कौन से कांग्रेस प्रेसिडेंट के टाइम पे कौन सा एक्शन लिया गया था, जैसे कौन से वाइसरॉय ने क्या काम किया है, बुक्स कौन से ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। क्रोनोलॉजी और सिक्वेंसिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि एक से जो
क्रोनोलॉजी का जो टाइम पीरियड है 1 से 3 साल का होता है। इसके बीच में बहुत नियर फैक्ट देता है जिसमें आपको आपका थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे खासकर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि क्रिप्स मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया। इसके अलावा ऑगस्ट ऑफर हो गया, ऑगस्ट ऑफर। इसके अलावा क्विट इंडिया का जो आह्वान किया गया था, ये तीनों 2-3 साल के अंदर में 4 इस तरह के फैक्ट्स हैं जो कि बहुत जल्दी-जल्दी हुआ है। इसके अलावा जैसे मान लो कैबिनेट मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, उम, वेवल प्लान हो गया, वेवल प्लान हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया। ये क्वेश्चन तो दोस्तों ये पिछले साल 2025 में पूछा, इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए पूछ लिया था इन्होंने। तो क्रोनोलॉजी और सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो कि कौन से राजा का किस तरह से क्रोनोलॉजी किस तरह से रहा है, किसको पहले अटैक किया, किसको बाद में अटैक किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किस जो उसके एक्सपेडिशन थे अलाउद्दीन खिलजी के, कि कौन से कहाँ पर पहले उसने किया है, रणथंभौर हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कौन से राजघराने को पहले अटैक किया है, उसके बारे में पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा हुआ है। तो क्रोनोलॉजी और सीक्वेंसिंग का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफी पीवाईक्यू से आपका काम हो जाता है। पीवाईक्यू से अगर आप सॉल्व करते हो रेगुलरली उसको तो काम हो जाता है। इसके लिए मॉक्स वगैरह भी, मॉक्स में भी बहुत नए नए फैक्ट्स मिलते हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स हियर। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम सारी जो भी बातें कर रहे हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और सिलेबस क्या है। हमको प्रिपरेशन क्या करना है, अपने इस पे कैसे ध्यान देना है, इसको हम अभी सबसे पहले बात करेंगे। जैसे क्रोनोलॉजी वाले मैंने बताया था, 1 से 3 साल के बीच में गैप में ये सारी चीजें बहुत पूछते हैं। तो जो भी इवेंट्स, मेजर इवेंट्स हुए हैं जो लगातार हुए हैं, जैसे मैंने क्रिप्स मिशन की बात की थी, ऑगस्ट ऑफर की बात की, या फिर अभी क्विट इंडिया की बात की, ये सारे बहुत नजदीक में। इन सबका टाइम पीरियड याद रख लेना है कि किस स्पेसिफिक कैसे हुआ है। जैसे क्रिप्स मिशन मार्च 1942 का है, क्विट इंडिया का आह्वान आपका अगस्त 1942 का है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ है। इसी तरीके से ऑब्सक्योर टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन आया है, राजबाह ऑफ फिरोज शाह किसको बोलते हैं। अब ये टर्म, ये एग्जामिनेशन में आने से पहले लोगों को पता ही नहीं होगा कि कैनल्स के लिए टीम टर्म यूज करता है। सबको ये पता है कि फिरोज शाह ने कैनाल बनाया, बट ये राजबाह किसको बोलते हैं ये लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स जो पीवाईक्यूज में आते हैं उसके लिए आप एक छोटा सा नोट्स बना लो, जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं बार बार उसके बना लो। और खासकर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म हो गया, कि जैसे जमींदारी, सॉरी, मनसबदारी हो गया, मनसबदारी हो गया, या फिर जो टर्म्स है जैसे महलवारी हो गया, या फिर जितने सारे टर्म है, जब्त सिस्टम हो गया, ये सारे टर्म्स का ना आपको मतलब पता होना चाहिए। सोशल और रेवेन्यू टर्म्स, खासकर जो जैसे जो पोस्ट जैसे क्रिएट किए गए हैं, किस काम के लिए कौन सा किया गया है, उसको आपको याद रखना है। जैसे पेशवा जो थे, प्राइम मिनिस्टर बोले जाते थे मराठा किंगडम्स में। इसी तरीके से फॉरेन रिलेशन वाले को क्या बोलते थे, सुमंत किसको बोलते हैं, हम दाबिर किसको बोलते हैं, इस तरह के टर्म्स आपको क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरीके से कि मिसमैच करने के लिए, जो मान लो क्वेश्चन का नेचर इस तरह से बदला है कि नॉट करेक्टली मैच्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे वो। तो उसके लिए भी आपको एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए, क्योंकि 4 में से 3 सही होता है, एक सही नहीं होता है। तो आपको फैक्ट्स बहुत रटना पड़ेगा, इसको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स और पीवाईक्यू ही फॉलो करना है। इसी से आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था इसी का, कि कांग्रेस मिनिस्ट्री इन रेजिग्नेशन कब किया है, अक्टूबर 1939 में, मार्च 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ है, अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर हुआ है, और मार्च 1940 में क्रिप्स मिशन हुआ है। ये 3 साल के अंतर पे हुआ है। और ये देखिए आप कि ये लगातार कितना नजदीक है, अक्टूबर 1930, मार्च 1940 और अगस्त 1940। तो ये कंफ्यूज करता है कि जिसको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता रहेगा, हालांकि गेस भी कर सकते हैं अगस्त ऑफर अगस्त में हुआ होगा, अगर आप फिगर आउट कर लेते हो कि रामगढ़ सेशन मार्च में हुआ है तो इसी तरीके से आप देखते हो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है, चार्टर एक्ट 1793 और 18 है। तो ये क्रोनोलॉजी में जब अरेंज करने के लिए पूछेंगे, या फिर इससे एसोसिएटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये पूछेंगे, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। छोटे छोटे नोट्स में 3 या 4 लाइन सबके हर के बारे में लिख के रख लो, प्रिपेयर कर लो। पीवाईक्यू से रेफरेंस से, क्योंकि पीवाईक्यूज आप जहां से भी पढ़ते हो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, एक्सप्लेनेशन को बार बार पढ़ो, 1 से 2 बार, 3 से 4 बार पढ़ो, और फिर आपको खुद ही याद आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये भी पॉइंट है, मेगास्थेनिस इज एसोसिएटेड विद बिंदुसारा या फिर
चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपको चेक करना है, नियर अबाउट आपको सारी चीजें देंगे। जैसे पुलकेशन टू और हर्षा, मान लो इनकी लड़ाई हुई है, तो ह्यून सांग किससे रिलेटेड है? इब्न बतूता आपसे पूछ लेंगे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है या मोहम्मद बिन तुगलक से। क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो आप कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हो एग्जाम में। तो आपको फैक्ट्स याद रखना है कि किससे क्या एसोसिएटेड है। मान लो कि इन सब के बुक का नाम दे दे, जैसे इंडिका किसने लिखा है, ह्यून सांग ने कौन सी बुक लिखी है, इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी है, या फिर ये कहाँ के रहने वाले हैं, चीन के रहने वाले हैं, ग्रीस के रहने वाले हैं, या फिर मोरक्को के रहने वाले हैं। ये फैक्ट्स भी जब आप प्रिपेयर करते हो तो राजा के नाम के साथ ये कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं और कौन से बुक्स लिखे हैं, इनके बारे में एक ही जगह लिख लो। आप 3 अलग अलग जगह लिखने से अच्छा है, बेटर है कि एक ही जगह लिख के इसको प्रिपेयर कर लो। तो हमको ऐसे याद रखना है। जैसे मैंने नोट्स बताया कि इसको कैसे हम याद करते हैं, मैट्रिक्स बना के रखते हैं। जैसे कबीर है, ये सेंट थे, पीरियड कौन सा है, 15th सेंचुरी, कौन से रीजन में रहते हैं, वाराणसी रीजन में रहते हैं, इनके टीचिंग्स क्या है, निर्गुणा है, इनके पेट्रन उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी अगर देखें तो कौन थे, लिटरेरी वर्क क्या है, दोहास हैं, बिजक हैं, ये सारी चीजें आप लिख के रख लो। तो एक ही जगह आपने जैसे ये प्रिपेयर कर लिया ना, तो आप कबीर के बारे में सारा फैक्ट्स एक ही साथ याद रखें। तो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हो, पीवाईक्यूज देखते हो या फैक्ट्स याद करते हो, तो कोशिश ये करो कि कंसोलिडेट करने की चीजें एक जगह कंसोलिडेट करके रखोगे तो याद करने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से जमींदारी सिस्टम है, कहाँ पे लागू हुआ, बंगाल में हुआ, किसने किया, कॉर्नवालिस ने, कब किया, 1793 में। इसमें कौन था, कलेक्टर्स थे। कलेक्टर्स कौन थे, जमींदार थे। जब जमींदार को कितना हिस्सा मिलता था, 1/10 मिलता था। 9/10 किसका हिस्सा था, स्टेट का हिस्सा था। तो एक ही जगह आप ना ये सारे फीचर्स प्रिपेयर करके रख लो, ताकि आपको प्रिपरेशन के टाइम, रिवीजन के टाइम आपको 4 अलग अलग जगह आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार जमींदारी पढ़ लिया, एक जगह आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, आपका पूरा एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि फाहियान किसके टाइम आए थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम आए थे। अल बरूनी कहाँ से आए हैं, पर्शिया से आए हैं, किसके टाइम आए हैं, कि महमूद गजनी के टाइम है। उनके किताब का नाम क्या है, किताब अल हिंद है। तो इसी तरीके से अब मार्को पोलो कहाँ से आए, इटली के टाइम है, किसके पास आए थे, पांड्या के टाइम आए थे। तो इसी तरीके से आप देख लो, जैसे मैंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का हो गया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, कि किसने करवाया है, किसके राजा में हुआ है, कौन इसके पेट्रन थे। ठीक है, इसके अलावा क्या मेजर इवेंट हुआ है, त्रिपिटक फाइनल हो गया, विनय विनय डिस्प्यूट था, या फिर अजात शत्रु ने क्या किया है, या फिर किसने क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें याद रखोगे। तो अभी से अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 145 डेज है। तो 145 डेज का प्लान है कि आपके पास 4 महीना है, आखिरी 20-25 दिन हम रिवीजन के लिए सिर्फ रखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 2020 से 25 तक टोटल नंबर ऑफ पीवाईक्यूज कितने, 90 से 100 हो गया। इसके अलावा बाकी एग्जाम भी अगर आप देखते हो, यूपीपीसीएस बहुत सारे एग्जाम्स कराती हैं, और मैं तो कहूँगा कि हिस्ट्री ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना आप पीवाईक्यू करोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्वेश्चन अगर आप 20 आया तो 20 में से 20 सही करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे करते हैं कि रादर देन 20 और 25 5 साल के पीवाईक्यू करने से अच्छा है कि कम से कम 10 से 12 साल का पीवाईक्यू करो। अगर हम हर बार देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 250 से 300 क्वेश्चन याद करने हैं, इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। तो ये 250 से 300 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा, 10 क्वेश्चन रिपीट होगा। तो इसके लिए आप ये समझो कि पीवाईक्यू का बहुत वैल्यू है। माइक्रो टॉपिक मैपिंग जो मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स बना लो, एक ही जगह सारा कंसोलिडेट करके रख लो। आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि इसका इवेंट कौन से राजा के साथ क्या एसोसिएटेड है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट हुआ है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन कितना है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है, सब एक ही जगह बना के रखो ताकि आपको याद करने में फ्यूचर में याद रखे। और उसके बाद मॉक्स, जितने मॉक्स दे सकते हो उतने मॉक्स दो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। गलतियों को बार बार समझो कि किस तरह की गलतियां हो रही, किस तरह के ट्रैप में फंस रहे हो, क्वेश्चन का जो नेचर है आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो आपका श्योरिटी है कि 20 क्वेश्चन आएगा तो 20 क्वेश्चन आपका सही होगा। तो 4 महीने का मैंने एक तरीका बता दिया कि 4 महीने में आप क्या करने वाले हो अगर आपको हिस्ट्री के करने हैं। और हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे दो, ज्यादा मत दो। 1 घंटे मॉक दो, बाकी 1 घंटा रिवीजन और ये सब के लिए दे दो। ठीक है, 10 हर दिन 1 फैक्ट लिखो, 2 फैक्ट लिखो, चीट सीट बना के रखो कि इसको याद कैसे करना है। मान लो उसके निमोनिक्स बना के रख लिया कि इवेंट्स जो क्रोनोलॉजी है कि उसके निमोनिक्स बना के रख लिए कि पहले 1940 से 42 अगर हमको रामगढ़ सेशन से लेके क्रिप्स तक लिखना है तो हम उसको कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, रामगढ़ में सेशन में क्या हुआ था, इसका क्या क्या हुआ था, ऑगस्ट ऑफर हुआ, इसके बाद क्रिप्स मिशन हुआ, इसके बाद क्विट इंडिया हुआ। तो ऐसे करके आपने RACQ
आपने निमोनिक बना लिया। इसी तरीके से टाइमलाइन विजुअल थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो, फिगर्स बनाकर रखने की कोशिश करो, जैसे एक लाइन पे ड्रॉ कर लिया। तो ये सारी चीजें जैसे कर लोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा। मैंने बताया कि वीकली पीवाईक्यू सॉल्विंग पे हर दिन और कैटेगराइजेशन करने पे 1 घंटे देना है। 1 घंटे देते रहो, मॉक देते रहो, 30 मिनट तक मॉक देते रहो, और मैट्रिक्स रिवीजन जो मैंने आपको बताया था, आप एक जगह इस तरीके से प्रिपेयर करके रखो, 30 मिनट इसमें डेली दो, कम से कम 3 से 4 फैक्ट्स, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टॉपिक्स के आप डेली बनाओ, और देखो कि आपका आपका एफिशिएंसी कितना इंप्रूव होता है। तो इसी तरीके से हम हिस्ट्री को प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। हिस्ट्री को प्रिपेयर करने का हमारा जो बेस्ट तरीका है यही है कि जितने आप पहले क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन के नेचर को समझो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट आ रहा है, इसके बाद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहा है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, या फिर डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि आप ये सारे फैक्ट्स जब तक पता नहीं रहेगा, 2-3 बार बुक्स रिवाइज नहीं करके बैठोगे, या पीवाईक्यूज आपको याद नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है, 4 महीने में आप क्या कर सकते हो, इसको फॉलो करो और कोशिश करो कि यूपीपीसीएस 2026 में आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर आपको इस तरह के स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।